दोस्तों, भारतीय रेलवे के कर्मचारियों और सेंट्रल लेवल के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा जो लोग भारतीय रेलवे ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही खुशी का माहौल है कि जब वो ज्वाइन करके आएंगे तब तक ये भारतीय रेलवे में 8वां वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा। और आपको बता दूं कि इसकी घोषणा बहुत पहले से हो चुकी थी, लेकिन इसका जो फिटमेंट फैक्टर है उस पर डिसाइड नहीं हो गया था। तो हमारे यूनियन यानी ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने एक रिपोर्ट दिया है भारत सरकार को, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 3.833 करके दिया है। तो अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि ये फिटमेंट फैक्टर क्या है। तो आपको बता दूं कि ये जो पे कमीशन आता है ये 10 साल के बाद आता है, और 10 साल में जो महंगाई है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसी महंगाई को देखते हुए हमारी जो सैलरी में कितना गुना इजाफा होना चाहिए उसी को ही कैलकुलेशन करके फिटमेंट फैक्टर बनाया जाता है। और आपको बता दूं कि 7th पे कमीशन में जो बेसिक सैलरी है उसका 2.57 मल्टीप्लाई करके ये जो है सैलरी का जो इंक्रीज हुआ था। लेकिन अब की बार जो डिमांड किया जा रहा है वो हमारे डिमांड रिपोर्ट्स में जो 51 पेज का जो रिपोर्ट्स हमारी JCM दिया है कि हमारा जो फैमिली का 5 यूनिट मेंबर होने चाहिए, क्योंकि पहले आपने 3 यूनिट जो मेंबर के हिसाब से दिया था, अब इसको 5 यूनिट मेंबर के हिसाब से टोटल जो मिनिमम जो सैलरी बनती है वो 69,000 इनिशियल पे बनता है। यानी आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी, जो मिनिमम जो वेतन होगा ये 18,000 से बढ़ कर के 69,000 होने चाहिए। ये हमारी डिमांड है, लेकिन इस पे भारत सरकार विचार करेगी और इसके बाद नेगोशिएशंस होगा। एक ही टेबल पर हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे जो यूनियन के लीडर हैं, आप देख सकते हैं कि इस जो हमारा मेमोरेंडम है JCM का, उस पर क्लियर हमारे जो AIRF यानी ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशंस के जो सेक्रेटरीज हैं श्रीमान शिव गोपाल मिश्रा जी का सिग्नेचर है। और आपको बता दूं कि ये 51 पेज का जो मेमोरेंडम है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे उसकी मेन बातें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि क्या क्या इसमें बदलाव होने वाला है। और आपको बता दूं कि ये कोई नॉर्मल सैलरी का बदलाव नहीं होगा, ये पूरा पूरा हमारा स्ट्रक्चर भी बदलने वाला है, जिसमें पे स्केल भी बदलने वाले हैं। इसके अलावा क्या क्या डिमांड रखी गई है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। तो आपको बता दूं कि कल यानी कि 14 अप्रैल के बाद जो है ये रिपोर्ट्स पेश कर दिया गया है। अब जो है अब इस पे फैसला हो जाएगा कि कितना फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, और उसी के आधार पे हमारा जो सैलरी है वो डिसाइड हो जाएगा। और जैसे जैसे टाइम बीतता है उसी आधार पे हमारा जो DA है वो हर एक 6 महीने के बाद, और हमारा जो इंक्रीमेंट है हर एक साल भर के बाद 3% से बढ़ता है। अच्छा, इस रिपोर्ट्स में ये बोला गया है कि जब महंगाई इतना बढ़ता है तो हमारा जो इंक्रीमेंट है ये 3% ही क्यों, इसके लिए 6% से ही जो है डिमांड हमारा रखा गया है कि 6% का जो है इंक्रीज होना ही चाहिए। अब आइए जानते हैं कि इसके अलावा क्या क्या डिमांड किया गया है। कि इसमें जो डिमांड किया है, एक तो मर्जर ऑफ पे स्केल। अभी जो पे स्केल के आधार पे 7th पे कमीशन से आप देखेंगे कि लेवल 1 से स्टार्ट होता है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, इस तरीके से हमारे जो कर्मचारियों को डाला गया है। तो यहाँ पे कुछ मर्ज करने की ज़रूरत है, ऐसा रेलवे के हमारे जो यूनियन के लीडर्स हैं और जो हमारे कर्मचारी हैं वो डिमांड करे हैं। और वो डिमांड क्या है आप देख सकते हैं कि लेवल 1 में कोई भी मर्ज की बात यहाँ पे नहीं कही गई है, जो कि लेवल 1 यानी ग्रुप D की बात कही गई है, जिनका इनिशियल पे 18,000 रुपये होता है। और अगर ये सैलरी बढ़ती है तो 18,000 में 3.833 जितना की डिमांड किया गया है, इससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 69,000 होता है। और ये 69,000 यूं ही नहीं बन गया है, कोई हवा में बात
बात नहीं हो रही है, बल्कि 5 लोगों की फैमिली को कंसीडर करके अगर हम खर्चे निकालते हैं तो एक महीने में 69,000 आती है। और आप इस रिपोर्ट में एक एक पाई पाई का हिसाब आप देख सकते हैं कि कैसे 69,000 रुपीज़ बन जाती है। अच्छा, लेवल 1 की बात तो हो गई। लेवल 2 और इस समय जो लेवल 3 की बात है तो ये शुड बी मर्ज टू लेवल 3, यानी जो लेवल 2 में है, यानी असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्ती होती है अभी फिलहाल लेवल 2, या फिर टेक्नीशियंस की जो भर्ती होती है लेवल 2 की, तो ये अब लेवल 3 में ही होगी, जो कि एक बड़ा भारी चेंजेस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है अगर ये हमारी डिमांड मान ली जाती है। इसके अलावा लेवल 4 और लेवल 5 समझ सकते हैं कि जो लेवल 4 होते हैं लोको पायलट सेंटर में होते हैं, या फिर लेवल 5 जो कि हमारा गुड्स ट्रेन मैनेजर होते हैं, इनको ये बोला गया है कि शुड बी मर्ज टू लेवल 5, यानी कि ये 4 और 5 को मिला करके, मतलब 4 को हटा दो और 5 कर दो, लेवल 5 कर दो। लेवल 7 और लेवल 8 को मर्ज करके लेवल 8 कर दिया जाए। इसी तरीके से लेवल 9 और 10 को मर्ज करके लेवल 10 कर दिया जाए। इसी तरीके से जो एग्जिस्टिंग लेवल 5 के एम्प्लॉई है जो इस समय लेवल 5 में काम कर रहे हैं, जैसे ही ये वेतन आयोग लागू हो, इस डिमांड के अनुसार उनका जो लेवल 5 है वो लेवल 6 में ही होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे लेवल 6 में कोई भी यहाँ पे कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं है। लेवल 6 में जितने भी हमारे जूनियर इंजीनियर या फिर लोको पायलट्स वगैरह होते हैं वो इसी लेवल 6 में आते हैं। लेवल 1 जो प्रपोजल है जो कि 18,000 अगर है, तो अगर हम 8th पे कमीशन में इनकी जो है मिनिमम सैलरी कितनी हो जाएगी, 69,000। और आपको बता दूं कि ये सिर्फ बेसिक होगा, इसमें HRA, DA या फिर इंक्रीमेंट या फिर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस या फिर नाइट ड्यूटी वगैरह नहीं, सिर्फ ये एक बेसिक होगा। बेसिक के अलावा जो भी इंटेंसिव जो भी भत्ता जो भी बनता होगा ये बाद में ऐड किया जाएगा। अच्छा, इसी रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि इसमें सैलरी बढ़ने से हमारे जो है GDP पर बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल चलेगा कि इससे राजकीय कोष पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो वर्ल्ड बैंक है, जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, IMF, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था 2025 में कि भारत की जो GDP है, जो अर्थव्यवस्था है, ये विश्व की 4थी सबसे बड़ी व्यवस्था है। तो आप ये सोच सकते हैं आपकी सैलरी से ज़्यादा एक्स्ट्रा बोझ नहीं होने वाली है। इसके अलावा इसी IMF ने बोला था कि सन 2027-28 में यही भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये इस पूरे वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन के साथ में बन जाएगी। वो बात अलग है कि इस समय ईरान या फिर अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, या फिर हमारा जो रुपया है डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हुआ है, तो हो सकता है कि हमारा ग्लोबल जो रेटिंग है ये थोड़े बहुत डाउन हो सकते हैं। लेकिन जो IMF की स्टेटमेंट है वो यही है कि आपने 2025 में चौथी और 2027-28 में तीसरी इकोनॉमी है, और अभी भी जो इसमें इंडिया की इकोनॉमी है तेज़ी से ग्रोथ करने वाली है, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा गया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा जो GCM का जो रिपोर्ट्स है 51 पेज का, उसमें डिटेल में ये बातें लिखी गई है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें सुधार करने के लिए रेलवे ने अपना जो है मांग रखा है। ये जो हमारा सैलरी है ये 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए, और इसका हमें एरियर्स भी मिलना चाहिए। अगर हम ऑलरेडी टैक्स भर रहे हैं तो स्टेट वाइज जो हमें प्रोफेशनल टैक्स देना होता है, जैसे मान लो कि अगर आप महाराष्ट्र स्टेट में हैं तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के लिए प्रोफेशनल टैक्स के रूप में देना होता है। तो वो इनमें बोला गया है कि वो टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी हटाया जाए, उसको रिमूव किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी जब हम इनकम टैक्स दे रहे हैं अपने सैलरी का तो इसमें प्रोफेशनल टैक्स देने का कोई तुक नहीं बनता है। इसके अलावा इसमें एलोवेंसेस रिलेटेड
क्वालिफिकेशन का एक नया जो भत्ता शामिल किया है कि 10% उनको एक्स्ट्रा भत्ते मिलने चाहिए जिनकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है। समझो अगर कोई एएलपी में बीटेक या फिर डिप्लोमा होल्डर आया हुआ है जबकि उसकी जो क्वालिफिकेशन है आईटीआई है, तो जिन्होंने हायर क्वालिफिकेशन से इसमें ज्वाइन किए हैं, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे डिग्री हो, चाहे बीटेक हो, तो इसमें इनको 10% का एक्स्ट्रा जो बेसिक पे है वो मिलना चाहिए। तो ये एक बड़ा सुधार इन्होंने डिमांड किया हुआ है। इसके अलावा जो एचआरए है, जो हाउस रेंट अलाउंसेस है, वो बहुत कम है, यानी 10, 20, 30% है सिटी वाइज, यानी जैसा जैसा सिटी महंगा होता है वैसे वैसे बेसिक का हमारा जो एचआरए है परसेंटेज वाइज होता है, जिसमें 10, 20, 30% है। लेकिन इसमें डिमांड किया है कि एक्स सिटी के लिए 40%, वाई सिटी के लिए 35% और जेड सिटी के लिए 30% होना ही चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे जो अलाउंसेस है उसमें 3 गुना की बढ़ोतरी की मांग किया गया है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो, चाहे ट्रेवलिंग अलाउंस हो, हॉस्पिटल अलाउंस भी इसमें शामिल है, जिसमें पेशेंट केयर भत्ता भी शामिल है। नाइट ड्यूटी के लिए इन्होंने एक सीलिंग तय किया हुआ है कि इतना बेसिक के ऊपर आपका जो है नहीं मिलने वाला है, तो इन्होंने बोला है कि ये सीलिंग हटा दो, जैसे आपका बेसिक होना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलना चाहिए। इसके अलावा जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है तो ये 27,000 रुपये प्रति वर्ष मिलता है। तो इसमें बताया गया है कि इसमें 10,000 रुपये की एक्स्ट्रा बढ़ोतरी होनी ही चाहिए, क्योंकि आजकल जो स्कूलों में पढ़ाई हो रही है उसमें आपका ट्यूशन फीस से लेकर के आपका जो टेक्स्ट बुक, नोटबुक और जो यूनिफॉर्म, ये सारी चीज़ें खर्चे मिला करके 35 से 40,000 रुपये हो जाता है एक साल का एक नॉर्मल स्कूल का। तो जो हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है ये 27,000 ही क्यों, इसमें 10,000 की और बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट तक भी जा रहा है, तो ये जो अभी भी क्वालिफिकेशन के आधार पे हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, तो बच्चा सिर्फ 12th क्लास तक ही मिलता है। अगर इसके आगे अगर वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट करता है तो ये मिलता नहीं है। तो इन्होंने ये डिमांड किया है कि इसमें हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलना चाहिए। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग डिमांड इसमें यह कहा गया है कि आजकल 4 व्हीलर खरीदना कोई लग्जरी बात नहीं रह गई है, हर एक नॉर्मल इंसान की ज़रूरत की नीड हो चुकी है। तो रेलवे में या फिर कहीं और जहां पे जो 4 व्हीलर के लिए अलाउंसेस नहीं मिलते हैं वो अलाउंसेस चालू किए जाने चाहिए, और ये 10 लाख रुपया तक अलाउंसेस मिलना चाहिए और ये इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए। इसके अलावा फेस्टिवल अलाउंस जो पहले मिलता था वो बंद हो चुका है और इस फेस्टिवल अलाउंस को भी चालू किया जाना चाहिए, जिसके लिए इंटरेस्ट फ्री 10 इंस्टॉलमेंट में रिकवरी होना चाहिए। इसके अलावा जो सीएल है हमारा 10 दिन की जगह पे 12 दिन होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा अर्न लीव है जिसके लिए सिर्फ 300 दिन तक हम इसको जमा कर सकते हैं, इसको 600 दिन तक जमा करने के जो है डेट दिन बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो हमारी महिलाओं के लिए मैटर्निटी लीव 6 महीने की यानी 180 दिन की मिलती है, तो 6 महीने पर्याप्त नहीं है, इसको 240 दिन पूरा कर दिया जाना चाहिए 180 दिन के अलावा। इसके अलावा जो पैटर्निटी लीव 15 दिन के लिए मिलता है हर एक मेल एम्प्लॉइज़ को, इसको 45 दिन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो चाइल्ड केयर लीव है जिसमें कि आपका 18 साल की एज तक ही मिलता है, तो इसको बढ़ा करके 25 साल एज करने की ज़रूरत है बच्चे का। इसके अलावा जो स्पेशल सीएल है ये 10 दिन से बढ़ा करके 20 दिन किया जाना चाहिए। तो ये पूरा मेमोरेंडम आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप जा करके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं और आप इस पे क्या सोचते हैं, इस पे कितना हमें फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।